तो गुसाई गांव से जब निकला था सेना में काम करने के लिए, तो काले बालों के साथ गया था, मतलब जब नौजवान था तब। और जब वहां से लौटा तो ग्रे बालों को लेकर, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। और लक्ष्मा के हठ ने उसे अकेला बना दिया। लक्ष्मा का हठ यानी कि लक्ष्मा का तो यही हठ था कि हम तुमसे विवाह करेंगे करेंगे करेंगे। इंतजार करते करते एक वक्त ऐसा आया कि लक्ष्मा के पिताजी ने उसका हाथ किसी और को थमा दिया, और उस लड़की के जिद की वजह से गुसाई का जिंदगी अकेला हो गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता, सोचता था गुसाई, काश कोई होता जिसे मैं अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। ज़िंदगी की किताब मतलब भाई मेरा जो भी सुख और दुख का अनुभव है वही मेरा किताब है, वही मेरा चैप्टर है। मैं किसी को सुनाऊं, कोई सुने, यही तो मतलब है जीवन साथी का। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुनाता मैं उसे, मेरी ज़िंदगी के एक एक शब्दों को मैं सुनाता, एक एक अक्षर को सुनाता और वो सुनती। कितना सुना और कितना अनुभव किया है। उसका इच्छा था, अरमान था कि मैंने आज तक ज़िंदगी में जितना भी सुना है, जितना भी अनुभव किया है, जितना भी देखा है, सब कुछ सुनाऊं और कोई मुझे सुने। पर नदी किनारे यह तपती हुई रेत, ये गरम गरम बालू, पंचक्की यानी कि वही को घटवार, उसकी खसर पटर की आवाज़, मिहल की छाया में ठंडी छीलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। उसके पास यही तो था, वो और उसकी तन्हाई। और तन्हाई में वही गांजा गुड़गुड़ाना, हुक्का पीना, और वही चक्की की खटर पटर आवाज़, वही गरम गरम बालू, वही नदी का किनारा, और कुछ था ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। तीनों ही एक ही अर्थ बताते हैं। निर्जन यानी जहाँ कोई इंसान ना हो, निर्जन, निह जन, कोई जन नहीं, निस्तब्ध, एकदम शांति, सुनसान और एकदम सन्नाटा। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति की, दूर से ही पता चल रहा था नारी ऐसा कपड़ा पहनी है, कोई लड़की है, कोई औरत है, उसी की ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा, अरे अभी एक को भगाए हैं, इसको भी चिल्ला के भगा देते हैं, नहीं तो बेचारी यहाँ तक दौड़ के आएगी गरम गरम बालू झेलते हुए, जलते हुए, और आकर पता चलेगा कि यहाँ तो पहले से ही 2 दिन का माल भरा पड़ा है पीसने के लिए। तो सोचा इसको भी चिल्ला के मना कर दें। काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर बेचारी उन पत्थरों पर चल के आ रही है जिसपे काई लगा हुआ है, कहीं स्लिप करके गिर विर ना जाए। निराश होकर लौटना पड़ेगा, क्यों बेचारी को यहाँ तक आने में बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। दूर से लोग चिल्लाना शुरू कर देते थे, ओ भैया प्लीज, अरे एक बोरी है, ए प्लीज एक पीस दीजिए बस, घर में खाने का आटा नहीं है। जोर से चिल्ला चिल्ला कर, वो भी शायद वही चिल्लाती। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। अच्छा, वो लोग चिल्लाते थे तो इधर से इसको भी चिल्लाना पड़ता था, नहीं 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 होगा, लौट जाओ लौट जाओ, वो ऊपर चले जाओ। लेकिन मैं पता नहीं क्यों चिल्ला नहीं पाया, और तब तक वो नदी के मार्ग में आ ही गई थी। अच्छा, चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर, चक्की की बदलती आवाज मतलब हर वक्त तो चक्की के निहारते नहीं रहेगा, बाहर चला जाता था कमरे के बाहर। जब बाहर था तो उसको थोड़ा आवाज चेंज होता हुआ नजर आया। जब गेहूं कम गिरता है चक्की के पाटों के बीच में तो आवाज थोड़ा बदल जाता है। तो बदला हुआ आवाज देखकर अंदर गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। अच्छा, खप्पर समझ गया ना, वो ऊपर का जो कंटेनर होता है जिसके अंदर गेहूं डालते हैं, तो उसके अंदर डाल दिया, और नीचे की वो जो चिड़िया थी लकड़ी उसको टान दिया ताकि मेंटेन कर सके गेहूं को नीचे गिरने में। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। जो आटा पिस के बाहर गिरा था उसको बटोर कर बैग में डालने लगा। घट के अंदर मथानी की छिचर छिचर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। अच्छा, वो नीचे जो पानी पानी का जो आवाज़ था वो भी थोड़ा कम सुनाई दे रहा था क्योंकि पानी का बहाव कम था। केवल चक्की के ऊपर वाले पार्ट की घिसटाती हुई घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर, मतलब अभी सब कान लगा के सुन ही रहा था कि कहाँ से आवाज़ कम हो रहा है, कहाँ से आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। आटे को बटोर कर थैले में डाल रहा था, तभी उसके पीठ पीछे से आवाज़ आई उस महिला की। कितना मधुर सा आवाज़ था, प्यारा मधुर मीठा आवाज़ एक नारी का था। और बोली, कब आएगी बारी, कब बारी आएगी जी, मतलब मेरा नंबर कब आएगा जी।
रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। वही एक ही बात, सारे लोग एक ही बात बोलते हैं। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई ने उसका स्वर लगा, ये आवाज कहीं सुने हुए हैं। हाँ? चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा, कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण, अच्छा वो जो गेहूं लेके सिर पे रखी हुई थी वो थोड़ा सा ढीला बांधी हुई थी, मतलब थैला बड़ा था और गेहूं कम था, जिसकी वजह से सिर में रखने की वजह से वो गेहूं यहाँ तक लटक गया था, आधा मुंह ढका हुआ था और पीछे भी। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा। मन में डाउट आ गया उसके, ये आवाज़ तो पहचाना हुआ लग रहा है, कैसे भूल सकता हूँ ये आवाज़, ये तो मेरे लक्ष्मण की आवाज़ है ना। लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा, फिर वापस अंदर आ गया। एक बार बाहर आया लेकिन देख नहीं पाया, अंदर आ गया। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी। काठ की चिड़िया मतलब वही जो रेगुलराइज करता है वो गेहूं को नीचे गिरने में, खप्पर के अंदर से पाटों के बीच में गिरने में रेगुलराइज करता है, उस लकड़ी के चिड़िया को टाना, थोड़ा सा बढ़ाया, और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। जब वो बाहर गया ना और बाहर से अंदर आया तो पूरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन उसको समझ आ गया कि ये तो वही है। दिल की धड़कनें तेज हो गई। इतने साल बाद, 15 साल हो गए, 15 साल बाद आज मैंने उसे देखा है। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, पूरा वही आ, आटा का धूल, डस्ट फैला हुआ था। अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था, उसके रोम रोम पर आटा फैल गया था, बालों पे। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था, बुढ़ा दिख रहा था, लग रहा था सारे बाल पक गए हैं उसके। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। अब ऐसा बूढ़ा इंसान को कैसे पहचानेगी, आंख, आईलिड भी वाइट हो गया है, सिर का हेयर भी सफ़ेद है, शरीर के बाल भी सफ़ेद हैं, कपड़े भी सफ़ेद हो गए हैं आटे की वजह से, तो वो तो नहीं पहचान पाई। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने की आतुर थी, आतुर मतलब इच्छुक थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौट कर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। इंतजार कर रही थी कि शायद अगर गुसाई ना कर देगा तो फिर वो गेहूं को लेके किसी और चक्की पे जाएगी। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। उसने बोला, यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही। उसने दबे दबे स्वर में कह दिया, दबे हुए स्वर में, बोलना नहीं चाहता था लेकिन इतना तो बोलना पड़ा। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना, कोई रिक्वेस्ट नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी, पीछे मुड़ गई, जाने लगी। गुसाई झुक कर घट के बाहर निकला। झुक कर क्यों भाई? क्योंकि दरवाजा पिछले दिन पड़े थे हम लोग, छोटा था। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था, और जब वो लड़की मतलब औरत जब वो औरत मुड़ी जाने के लिए, तब उसने देख लिया था पूरा चेहरा उसका, और पूरा संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर आया और निराश होकर देख रहा है, और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। इच्छा हुआ कि थोड़ा आगे बढ़ें, इसको बुला लें। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। नहीं रोक पाया वो अपने आप को। कोई एक ऐसा शक्ति आ गया उसके अंदर, उस शक्ति से वो आगे बढ़ ही गया और जोर से चिल्लाकर पुकार दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसके मुंह खुले, परंतु आवाज़ दे नहीं पाया। एक झिझक हुई, असमर्थता थी। असमर्थता मतलब इनकैपेबिलिटी, मतलब बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, कैसे उसका नाम लें, कैसे बुलाएं। उसका मुंह बंद कर रही थी एक इनकैपेबिलिटी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंदर में तीव्र उथल पुथल मच गई कि अब नहीं बुलाएंगे तो गई, अब फिर पता नहीं कब मिलेगी। ठीक है ना। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज ने उसने पुकारा, लक्ष्मा, जोर से, और वो पीछे मुड़ी। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था, पूरा जोर से नहीं चिल्लाया, घबराया हुआ था। स्त्री ने आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा। अच्छा, इस बार थोड़ी पूरी एनर्जी के साथ चिल्लाया, जोर से, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था। तुरंत समझ गई मुझे कोई पुकार रहा है, पीछे मुड़ी। उसे शंका शायद
यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। अच्छा, उसको डाउट ये हुआ कि ये चक्की वाला एक बार तो ना कर दिया, तो अगर चक्की वाला पुकार रहा है तो क्यों पुकारेगा भाई? एक बार तो ना कर दिया वो, फिर क्यों पुकारेगा ही क्यों? उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी, हमको पुकार रहे हैं क्या? भैया वहाँ का सिस्टम है, तरीका है बात करने का, जी जी लगा के, है जी। गोसाई ने संयत स्वर में कहा, मतलब अपने आप को संभालते हुए, हाँ ले आओ, हो जाएगा, आ जाओ। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। 1 मिनट तो रुकी, सोचने लगी, हाँ हो जाएगा, अभी तो उसने कह दिया था नहीं होगा, चलो ठीक है, आती है। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके आते ही मैं अपना शक्ल उसे दिखा दूं और हम दोनों का एनकाउंटर हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, एक दूसरे को हम लोग देख लें आमने सामना। वो नहीं चाहता था, इसीलिए महल पेड़ की छांव में चला गया और पीठ उसकी तरफ कर दिया और मुंह पीछे की तरफ मोड़ लिया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा, आंचल के किनारे से। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा, कहाँ जाऊँ, थोड़ा रेस्ट ले लूँ। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। अच्छा, उस महल के पेड़ के नीचे मुंह घुमा के बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाव को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। अच्छा, तो वो भी उसी तरफ चलने लगी जहाँ पे वो बैठा हुआ था, क्योंकि और कोई बैठने लायक जगह था नहीं। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी। गुसाई के पास आई और आकर अपना दिल बड़ा होने का परिचय देते हुए, कर्जदार हो गई थी ना, अब अगर वो नहीं पीसता तो उसको जाना पड़ता पहाड़ी पे चढ़ के दूसरे चक्की वाले के पास, और मेहनत करनी पड़ती धूप में। तो उसको धन्यवाद देने के लिए कहती है, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें चक्की वाले जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घाट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता, लंबर, सारे लोग वहाँ नंबर को लंबर ही बोलते थे। अनजान संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। तो अनजान संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को, आशीर्वचन मतलब आशीर्वाद वाला वचन। अब कोई कह रहा है तुम्हारा बाल बच्चा जीता रहे, और मेरा बाल बच्चा है ही नहीं है, है ना। ये सब चीज़ें तो दूसरों के लिए हैं भाई, मेरे लिए कहाँ है, मेरा तो कोई फैमिली नहीं है। सच्ची प्रेम कहानी है भाई, वो नहीं मिली तो शादी ही नहीं किया, सोचो। तो वो तो मेरे लिए है ही नहीं ये शब्द। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई, थोड़ा हंस लिया, मुस्कुरा लिया, क्योंकि आशीर्वाद दे रही है वही जो बहुत पहले शायद हमारी बीवी बनती। लक्ष्मा उसकी ओर देखे, इसके पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा। मायके का भाई, अब थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ा रहा है उससे। गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। ये सवाल उसने बहुत ही टेक्निकल तरीके से, सीधे साधे तरीके से किया, जैसे आम आदमी करता है। उसने भी आम आदमी की तरह पूछा, भाई अपने मायके का भाई। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने उस पेड़ के नीचे पत्ता उत्ता गिरा हुआ था, उसको झाड़ वाड़ करके बैठी, शंकित दृष्टि से, वो भी शंका के दृष्टि से देखने लगी। डाउट हो गया। गुसाई की ओर देखा, कोसी को सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती, तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। तुरंत पहचान गई गुसाई को। इस गर्मी के मौसम में कोसी में अगर तेज पानी का धारा आ जाता तो जितनी हैरानी उसको होती, उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पे हुई कि अरे ये तो गुसाई है। विस्मय से आंखें फाड़ कर वह उसे देखे जा रही थी, हैरान होकर बस देखे जा रही है, ये वही है। जैसे अब भी उसे विश्वास ना हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। आज जो इसके सामने बैठा है 15 साल पुराना उसका कोई अपना है। जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। न जाने क्या क्या कहना चाहती थी, लेकिन सब बात अंदर रह गया, सिर्फ निकला गया तुम।
सवाल, क्वेश्चन मार्क। उसने जवाब दिया, हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। घट लगवा लिया मतलब ये चक्की बैठा लिया। गुसाई ने पूछा, और लक्ष्मा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए, गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। अब वो अपनी आंखें मिला नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आखिरी बार मिली थी तो यही बोली थी, तुम जो बोलोगे वही होगा, तुम्ही से शादी होगी, कुछ भी हो जाए, कहीं और शादी नहीं कर सकते। और आज अपने बाल बच्चों का खैरियत के बारे में न्यूज़ दे रही है, तो आंखें मिला नहीं पा रही है। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी। उसके बाद दाड़िम का फूल वहां पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, क्या करेगी, और कुछ करने को है नहीं। आदमी एम्बेरस हो जाता है ऐसा सिचुएशन में, क्या बात करेगा, पहले वाली फीलिंग्स है नहीं, पहले ऐसा बात कर नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, रोना भी नहीं आएगा, करें तो क्या करें, ना हंसना आ रहा है, ना रोना आ रहा है, ना बोलना आ रहा है, ना शर्म आ रही है, ना आंख मिला पा रहे हैं, ना क्या करें। तो एक फूल उठाई और उसका पंखुड़ी एक एक करके तोड़ना शुरू की, निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के। गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरितता रहा, और इधर गुसाई भी क्या करेगा, वो भी एक पतला सा लकड़ी का सीख ले लिया और आग जो जला के रखा था उसको कुरेदने लगा, थोड़ा आग ज़्यादा पाने के लिए। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, बात कट न जाए बीच में, इसीलिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। अब क्या करेगी? टप 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 सर नीचा किए हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। सिसकी ले रही थी और कंधा उठ रहा है, गिर रहा है, कंधा उठ रहा है, गिर रहा है। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। इतनी देर बाद सरसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ नहीं था। भाई ढूंढने लगा मंगलसूत्र जैसा, उत्तराखंड में जो लोग पहनते हैं, ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। भाई हमारे इंडिया में जो लोग मंगलसूत्र बोलते हैं, जिसको देख के पता चल जाता है शादी हो गया है, सिंदूर देख के पता चल जाता है शादी हो गया है, ऐसे उत्तराखंड में क्या पहनते हैं? चरेऊ। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें, कैसे व्यवहार में आए, कैसे इसके साथ एटीट्यूड में आए। चरेऊ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया इसके पति का? भाई पहनी तो नहीं है गले में। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। बहुत कुछ सोच के रखा था, मिलेगी ना तो इतना डांटूंगा, इतना चिल्लाऊंगा उसके ऊपर, इतना अपना गुस्सा निकालूंगा, आज सब खत्म, बोलने का सब बोलती बंद। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। चाह रहा था वो सिर्फ बोले और मैं सुनूं। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जैसे ही लक्ष्मा को पता चला कि थोड़ा मेरे प्रति नरमी से पेश आ रहा है ना, हमको डांट नहीं रहा है, गुस्सा नहीं दिखा रहा है, बस शुरू हो गई अपना दुखड़ा रोना। अपने आप का इनकैपेबिलिटी दिखाना शुरू कर दी कि मैंने क्यों ऐसा किया। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ा कर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है। अपने बेटे के बारे में बोल रही, मतलब बोलने का मतलब है कि ससुराल में थी, जेठ जेठानी लोग जीने नहीं दे रहे थे हमको, पीछा छुड़ा के भाग के गांव में आई अपने मम्मी का देख रेख करने, बीमारी की हालत में माँ चली गई। अब एक ठो रह गया है मेरा बेटा, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल मिट जाता। इस लाइन से पता चल रहा है उस जमाने की महिलाओं की दशा। प्रेम कर रही है लेकिन बता नहीं सकती, पिताजी जहाँ बोल देंगे वहाँ जाना पड़ेगा, जेठ जेठानी का गुस्सा ईर्ष्या झेलना पड़ेगा। गांव में आएंगे तो फिर गांव में भी कोई अपना नहीं, अपने मायके में आएंगे वहां भी कोई नहीं। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता है जी, बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, ये हर कहानी में होता है, हर फैमिली में है। तो अब काका काकी को दिख रहा है कि ये तो अकेली लड़की है, अगर ये हट जाए रास्ते से काटा तो पिताजी का सारा जायदाद हम लोगों को मिल जाएगा, कहीं मैं हक न जमा लूँ। काका काकी को ये चिंता लगा हुआ है कि कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया है मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं है,
जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी। जंगलात मतलब जंगल। लीसा क्या होता है? एक रेजिन होता है, पेड़ से निकलता है, जो तारपीन बनाने में काम आता है, लीसा। तो जंगल का लीसा ढो ढो के अपना गुजारा बसर कर लूंगी मैं, अपने बेटे का भी। किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की। गुसाई सब सुन रहा था, लेकिन मुंह से कुछ संवेदना नहीं दिखलाया, कुछ दया संवेदना नहीं दिखलाया। केवल सहानुभूति दृष्टि से उसे देखता भर रहा, आंखों में सिंपैथी लेके बस देखता जा रहा था। दाड़िम के वृक्ष के से पीठ टिकाए लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। पीठ लगा के पेड़ से और घुटने मोड़ के बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का ये डिफरेंस लक्ष्मा के चेहरे पे भी एक छाप छोड़ गया था। उसने देखा कि इतना बड़ा टाइम पीरियड इस लक्ष्मा के ऊपर भी दिख रहा है। डिफरेंस क्या दिख रहा है भाई? वो भी बूढ़ी बूढ़ी सी लगने लगी थी, उसके भी बाल वगैरह पक गए थे, झुर्रियां आ गई थी। कितनी तेज धूप है इस साल? लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। उसने बताया, किसको? गुसाई को। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही थी। प्रसंग बदलने के लिए भाई, अब तक जो टॉपिक पे बात चल रहा था वो टॉपिक चेंज होने के लिए। और अचानक उसका ध्यान इस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। बुढ़िया हो गई थी, बाल पक गए थे, लेकिन अभी भी उस लक्ष्मा के अंदर गुसाई को खूबसूरती नजर आ रही थी। ऊपर पेड़ के गैप्स जो थे ना, पत्तों वगैरह के, उन गैप में से धूप की रोशनी उसके बालों के लटों पे गिर रही थी और उसको बहुत ध्यान से गुसाई देखे जा रहा था। वो एकदम सुनहरे कलर का दिख रहा था, सोने सोने जैसा, गोल्डन। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। खाली उसको देखे जा रहा था, तभी उसने उसका ध्यान तोड़ने के लिए लक्ष्मा ने बोला, अब तो दोपहर बीत गई होगी। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, गुसाई ने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में। गुसाई ने बोला, अरे वहाँ धूप लग रहा होगा, इधर आजा। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। वहाँ से उठ गया, बोला यहाँ आके बैठ जा जहाँ मैं बैठा हूँ, और वो वहाँ से उठ गया। उसने कहा, नहीं यहीं ठीक है। लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। बुलाया तो उसको जरूर अपनी जगह पे, और बोलकर दूसरी तरफ देखने लगा, ये दिखाने के लिए कि हम तुमको देख नहीं रहे हैं। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। अब वो जो डाल दिए थे ना खप्पर में, वो अब खत्म होने वाला था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह गुसाई ने लक्ष्मा का जो गेहूं था वो डाल दिया खप्पर के अंदर। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। गुल क्या? वो जो सीमेंटेड नहर, पानी जो आ रहा था नदी से काट के नहर में, उसे बोलते हैं गुल। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। पानी पिया। बगल में एक और कमरा झोपड़ी बना हुआ था, घट, जो कि बंजर था, मतलब उसमें कोई काम नहीं होता था, ऐसे खाली पड़ा हुआ था, निर्जन। गया, उसके अंदर से कुछ बर्तन वर्तन लेकर आया, एल्यूमिनियम का बर्तन और पीतल का। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, जलाया, और कालिक पुती हुई बटलोई, मतलब पतीली, काली लगी हुई, नीचे कालिक पोत दिया था, ताकि आग जलेगा तो धुआं निकलेगा तो उससे पतीला में कालिक नहीं लग जाएगा। धुआं लगा, मिट्टी लगा देने से, राख लगा देने से क्या होता है ना, उसके ऊपर जब जमेगा कालिक तो वो साफ करने में सुविधा होता है। लक्ष्मा की ओर मुंह करके कहा, चाय का टेम भी हो रहा है। टेम, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। ला के दे दिया जिम्मेदारी, किसको? लक्ष्मा को। चाय बना दे, और वहाँ पत्ती रखा हुआ है डिब्बे में, चाय का पत्ती, पानी उबलने लगे तो डाल देना। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। बोला कि पानी उबलने लगेगा तो चाय डाल देना, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। चला गया और दूर तक देखती रही, कहाँ जा रहा है? एक्चुअली में जा रहा था दूध लाने, चाय बनाने के लिए।